हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज एमएस एक्सेस का हमारा ये दूसरा वीडियो लेक्चर है और आज दूसरे वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि एमएस एक्सेस को जब हम पहली बार ओपन करते हैं तो हमको क्या करना होता है। एमएस एक्सेस को जब भी हम ओपन करते हैं, अगर हम पहली बार यूज कर रहे हैं और नए यूजर हैं एमएस एक्सेस को यूज करने के लिए, तो ओपन करने के बाद हमको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, क्या काम करने होते हैं, आज उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपके सामने विथ प्रैक्टिकल आपको बताने वाले हैं कि एमएस एक्सेस को जब पहली बार ओपन करते हैं तो क्या क्या करना होता है। तो पहले आप यहाँ एक इंडेक्स पेज में देख लीजिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल सेशन अपना इसी में शुरू करते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है। सबसे पहले हम एमएस एक्सेस के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। फिर इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, नया डेटाबेस बनाते हैं, या कि जो पहले से डेटाबेस बना होता है उस डेटाबेस को हम ओपन करते हैं। दोस्तों, एमएस एक्सेस में हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या तो जो डेटाबेस पहले से बना हुआ है उसको हम ओपन करके उसमें कोई भी काम कर सकते हैं। तीसरा क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करना। दोस्तों, किसी भी डेटाबेस का जो टेबल है वो बेसिक यूनिट होता है। टेबल के माध्यम से ही हम अपने डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से मैनेज करते हैं, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम टेबल भी क्रिएट करते हैं एमएस एक्सेस में। और फिर क्या करते हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज और डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं कि कौन से फील्ड में किस प्रकार का डेटा हमारा स्टोर होगा। अभी आप ये इंडेक्स में देख लीजिए, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल में बताएंगे कि ये डेटा टाइप्स क्या होता है, फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, डेटा वैलिडेशन के लिए फील्ड प्रॉपर्टीज सेट करेंगे कि जो हमारा फील्ड है, जैसे फील्ड में हम जिसको कहते हैं आईडी हो गया, नेम हो गया, क्लास, एड्रेस, डीओबी, ठीक है, इन सब को हम फील्ड कहते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज में, जिसको साधारण टेबल की भाषा में हम कॉलम कहते हैं। कॉलम को ही डेटाबेस की लैंग्वेज में फील्ड कहते हैं। और उसी फील्ड की जो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम वैलिडेशन कहते हैं, वैलिडेशन हम कैसे सेट करेंगे ये भी हम आपको सेट करके दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही ये इंगेजिंग ये वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। फिर इसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, डेटा एंट्री करना। अब इतना जब हमारे पास पूरा काम हो जाएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर कोई नया डेटाबेस बनाएंगे या कि जो पहले से बना हुआ है उसको ओपन करेंगे। तीसरा काम है हमारे पास डेटा टेबल बनाना। टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करते समय उसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ है, डेटा टाइप्स है, उसको डिफाइन करेंगे। फिर उसमें डेटा वैलिडेशन लगाएंगे और डेटा वैलिडेशन जब हमारा लग जाएगा फिर अपने टेबल को सेव करके और उसमें हम डेटा एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इतना काम हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एमएस एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मिनिमाइज करते हैं और चलते हम यहाँ स्टार्ट में क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद हमको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पूरा सेटअप मिल जाता है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में 2007 का ऑफिस है, इसलिए यहाँ पे 2007 दिख रहा है। आपके कंप्यूटर में हो सकता है अपडेट वर्जन का एमएस ऑफिस हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर काम कर सकते हैं, चाहे आप एमएस एक्सेस का कोई भी वर्जन यूज करते हो, 2007, 10, 13, 16, 18, है ना। बस कुछ एडवांस फीचर आगे के वर्जन में आ जाते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें सीखने के लिए है वो एमएस एक्सेस सफिशिएंट है 2007 वर्जन। तो चलिए यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एमएस एक्सेस का ये विंडो ओपन है और यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है, अब चूँकि हम एक नए यूज़र हैं और नए सिरे से एक्सेस सीखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करेंगे। जब हमको एमएस एक्सेस में काम करना अच्छे से आने लगेगा तब फिर ये जो बने बनाए टेम्पलेट हैं इनका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ब्लैंक डेटाबेस में ही क्लिक करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस में हम एक बार क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फाइल नेम में डेटाबेस का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस 3 लिखा हुआ है,
हो सकता है कि जब आप अपने कंप्यूटर में क्लिक करें तो वहाँ पे डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3 ऐसे करके आए। तो जहाँ तक आप क्रिएट कर चुके होंगे उसके बाद का नेम यहाँ पे दिखाएगा। चूँकि हम डेटाबेस 1 और डेटाबेस 2 के नाम से ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, इसलिए जो तीसरा नाम आ रहा है डेटाबेस 3 का आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से अपने डेटाबेस का नाम जो है तो बदल भी सकते हैं, और अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो यही रहने दीजिए, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं माई डेटाबेस के नाम से हम इसको क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद एक चीज़ आपको और ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो लोकेशन है, पाथ जिसको कहते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा ये डेटाबेस सेव होगा, तो कहाँ सेव हो रहा है, ये अभी सेव हो रहा है सी ड्राइव के अंदर यूजर, और यूजर के अंदर है एसर के अंदर है डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो हमारा डेटाबेस सेव होगा माई डेटाबेस के नाम से, ये सेव होगा डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आप इसका पाथ चेंज करना चाहते हैं तो ये जो एक फोल्डर जैसे आइकन दिख रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो फिर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड में पूरे लोकेशन दिख जाएंगे कहाँ आपको सेव करना है। अगर आपको डेस्कटॉप में करना है तो डेस्कटॉप में कर सकते हैं, अगर आपको किसी ड्राइव में करना है तो किसी ड्राइव में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको डॉक्यूमेंट में ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको यहाँ से फाइल का नाम देने के बाद इसको हम क्रिएट में क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने क्रिएट में क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्रिएट में क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटा शीट नाम से एक टैब डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये एक टेबल दिख जाएगा जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम रहता है टेबल 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल 1 दिख रहा है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये पैनल दिख रहा है जिसको ऑब्जेक्ट पैनल कहते हैं। और यहाँ पे जब ये जो टेबल दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए यहाँ आप व्यू के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो अभी ये डेटा शीट व्यू में है। टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हम इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है टेबल का नाम। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का नाम टेबल 1 है। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, और इतना करने के बाद हम इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। तो ये देखिए जहाँ पे टेबल 1 लिख के आ रहा था तो अब यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। अब ये देखिए पहला जो फील्ड नेम है हमारे पास आईडी का है। अगर आप इसको आईडी फील्ड रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे करें स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टू आईडी है कर दिए हम। और यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है ऑटो नंबर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे डेटा टाइप मिल जाएंगे। हालांकि इन डेटा टाइप के डिस्क्रिप्शन को हम अपने आगे के वीडियो में आपको प्रत्येक डेटा टाइप को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से डेटा टाइप का क्या काम होता है। अभी हमको जितने डेटा टाइप की ज़रूरत है हम उतने ही डेटा टाइप इसमें यूज करेंगे, बाकी के डेटा टाइप को हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको ऑटो नंबर रखते हैं। ऑटो नंबर रखने का मतलब होता है कि जैसे ही आप किसी भी स्टूडेंट का नाम इंटर करेंगे तो उसकी आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है ऑटो नंबर। अगर आप चाहते हैं कि आईडी अपने से लिखना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे नंबर या कि टेक्स्ट में सेलेक्ट करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट आईडी जो है तो नंबर और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ नंबर में ही आईडी देना है तो आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि आपको ऐसा नहीं करना है, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो, तो यहाँ पे ऑटो नंबर ये सेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद दूसरा जो हमारे पास कॉलम नेम है ये है नेम का है। यहाँ पे आप चाहे स्टू नेम कर सकते हैं, स्टू नेम, और यहाँ पे जो डेटा टाइप है हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए स्टू नेम में हमारा जो डेटा टाइप है हमने यह टेक्स्ट लिख दिया। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट में हमारा ए से लेकर के जेड तक के नाम ही आएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम गलती से नाम लिख देते हैं, नाम के साथ कोई नंबर लिख दिए। अब दोस्तों किसी का नाम होगा तो उसमें नंबर तो नहीं होगा, तो आप इस तरह से इसकी वैलिडेशन रूल को सेट कर सकते हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल हम ऐसा ही करेंगे कि अभी इसको नॉर्मल ऐसे ही सेट करते जाएंगे।
इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एज। एज के लिए यहाँ पे हम ये नंबर हमको चाहिए एज में, तो यहाँ पे हमने दे दिया एज के लिए नंबर। और नंबर में जाने के बाद इसके बाद फिर हम, क्योंकि एज है हमारा ना, तो एज में जैसे कितने साल, 18 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल, तो ये नंबर है, तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप में नंबर दे दिया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लेते हैं क्लास। क्लास में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप मैनुअली रूप से क्लास लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऐसा चाहते हैं कि क्लास हम लिखना नहीं चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में क्या होगा कि आप लिस्ट बना देंगे, आपके इंस्टीट्यूशन में जितने कोर्स चल रहे हैं उनका आप नाम लिख देंगे, तो जब आप डेटा एंट्री करेंगे तो वहाँ आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑटोमेटिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इतना रखते हैं। इसके बाद फिर हम एक यहाँ पे कॉलम रख देते हैं फीस का, फी रख देते हैं। और फीस के लिए हम यहाँ पे डेटा टाइप, चूँकि अब फीस है मतलब रुपया वाला यहाँ पे मामला है ना, तो यहाँ पे डेटा टाइप इसका ना तो टेक्स्ट होगा, ना मेमो होगा, ना नंबर होगा। यहाँ पे आ जाएगा सीधा सा एक अलग से दिए गए करेंसी के लिए, तो करेंसी में आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक, अब इतना क्लिक करने के बाद जैसे हमारे पास कितने फील्ड हो गए, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, क्लास और फीस, टोटल 5 फील्ड हमारे पास हैं। इसको हम यहाँ से सेव में क्लिक करेंगे, सेव हो गया। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, ये हमारा क्लोज हो गया है। अब इसमें हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल था ये क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आप इसमें नाम लिखेंगे, कोई भी नाम, उसी तरह से कोई भी यहाँ पे अक्षर लिखेंगे तो यहाँ स्टूडेंट आईडी में ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा अभ्युदय, ये देखिए जैसे हमने एक बटन दबाया तो नाम स्टूडेंट आईडी में ऑटोमेटिक 1 आ गया है। यहाँ पे हम लिखते हैं अभ्युदय। एज अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखना चाहें 15 साल, ठीक है। क्लास में अब देखिए यहाँ पे क्लास मैनुअली आ रहा है लिखने के लिए, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं DCA और फीस कर देते हैं यहाँ पे 12,000 रुपये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये करेंसी हमने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ रहा है। दोस्तों हो सकता है कि जब आप अपना डेटाबेस में टेबल क्रिएट करें और जब करेंसी डेटा टाइप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल ना के डॉलर का सिंबल आएगा। ठीक है, तो इस डॉलर के सिंबल को हटाने के लिए यहाँ पे अगर आप रुपीज़ रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। यहाँ आप चले जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीजन एंड लैंग्वेज का। रीजन में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है तो यहाँ से आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर देना है। ये हमने जैसे किया इंग्लिश इंडिया, ठीक है। और इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे जाएंगे जब आप करेंसी में, तो करेंसी में जब जाएंगे तो करेंसी सिंबल में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल दिख जाएगा। और इसको करके जब आप अप्लाई करके ओके करेंगे इस तरह से तो आपको यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास में हमको लिखना पड़ रहा है, ठीक है, क्लास में लिखना पड़ रहा है। और जो नेम है तो अभी तो अभ्युदय हमने लिखा, पर जैसे मान लीजिए दूसरा नाम हम यहाँ पे लिखते हैं राम 20। अब ये 20 क्या है, ऐसा तो किसी का नाम होगा नहीं, लेकिन फिर भी अभी ले रहा है ना। क्यों ले रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन रूल अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम PGDCA लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं 12,000 रुपये, ठीक। अब अभी इसको हम अगर सेव करते हैं देखिए तो ये सेव हो जाता है प्रॉपर। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम हमारा गलत है, राम 20 नाम से कोई नाम ही नहीं है भाई। नाम में तो अक्षर ही होगा A से लेकर Z तक के, फिर नंबर कैसे आ रहा है। अब इसी चीज़ को दूर करने के लिए, ये एक गलती है, एरर है, इनको दूर करने के लिए ही हम लगाते हैं वैलिडेशन रूल, ठीक है। अब देखिए वैलिडेशन रूल लगाने के लिए हम अपने टेबल के डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। यहाँ से इस टेबल में राइट क्लिक करके और डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं, या कि फिर इस टेबल को सेलेक्ट करके व्यू में जाएंगे और फिर इसको हम डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे स्टूडेंट नेम है,
स्टूडेंट नेम में जैसे डेटा टाइप टेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नीचे साइड में दिख जाएगा वैलिडेशन रूल और यहाँ है वैलिडेशन टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल में आपको लिखना होगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा ताकि आपका जो स्टूडेंट नेम में सिर्फ नेम ही इंटर हो और कोई नंबर उसमें इंटर ना हो सके। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा वैलिडेशन रूल में, नॉट लाइक, फिर आपको डबल कोटेशन देना पड़ेगा और डबल कोटेशन देने के बाद सिंगल स्टार, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का सिंबल, स्मॉल ए डैश जेड, फिर कैपिटल ए डैश कैपिटल जेड, ब्रैकेट क्लोज और स्टार, यहाँ पे स्टार और ये डबल कोटेशन। ठीक है, इस तरह से आपको देना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे हो जाएगा कि अब आप इसको इसमें जो भी नाम लिखेंगे तो ए से लेकर जेड तक ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट। अब मान लीजिए कि अगर इसके अलावा ए से लेकर जेड के अलावा अगर कोई व्यक्ति और कुछ लिख देता है तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए वैलिडेशन टेक्स्ट का, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ इंटर वैलिड नेम। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको दे दिया है इसमें वैलिडेशन टेक्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये सेल खाली नहीं छोड़ सकती इसको। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड को यस, ये रिक्वायर्ड है। और अलाउ जीरो लेंथ, क्या जीरो लेंथ अलाउ है, मतलब कुछ भी ना लिखें तो भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, अलाउ लेंथ नो। ठीक है, अलाउ जीरो लेंथ में नो, इतना हमने सेट कर दिया है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे बोल रहा है डेटा इंटीग्रिटी रूल्स हैव बीन चेंज्ड, एग्जिस्टिंग डेटा मे नॉट बी वैलिड फॉर द न्यू रूल्स, दिस प्रोसेस में टेक अ लॉन्ग टाइम, डू यू वांट द एग्जिस्टिंग डेटा टू बी टेस्टेड विद द न्यू रूल्स। हम इसको कहते हैं यस, अब इसको करते हैं यस। अब देखिए जैसे यस किए, इसको ओके किए और फिर इसको ओपन करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जहाँ पे हमने राम लिखा था, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, ये कहता है यू मस्ट इंटर अ वैल्यू इन द स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट नेम। ओके, यहाँ पे हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए राकेश। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तीसरा नाम हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं लिखते हैं, खाली छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं एज में 20, क्लास में हम लिख देते हैं बीए और यहाँ पे हम लिख देते हैं 14,500। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू मस्ट इंटर अ वैल्यू इन द स्टूडेंट रिकॉर्ड टू नेम फील्ड। यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि आपने और तो सब कुछ सही किया है लेकिन आप इस स्टूडेंट नेम वाला जो फील्ड है इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको इसमें डेटा भरना ही पड़ेगा। ये ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने वैलिडेशन रूल में वहाँ पे बताया था कि जो अलाउ जीरो लेंथ है उसको हमने नो किया था। ठीक है, उसमें आप जीरो नहीं भर सकते हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ डेटा भरना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं मान लीजिए राम। ठीक है, राम हमने लिखा, ये अब कर दिए, अब ये हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 20 हर्ष। ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे नंबर लिखा और यहाँ पे नाम लिख दिया तो यहाँ पे आ रहा है ना प्लीज़ इंटर वैलिड नेम, इसको हम कर दिए ओके। अब अगर हम इसको ओके करके आगे जाना चाहें तो फिर से ये मैसेज देगा जो हमने वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखा था कि प्लीज़ इंटर वैलिड नेम। यहाँ पे वैलिड नेम ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नंबर से कौन सा नाम शुरू होता है भाई, तो ये नंबर से कोई भी नाम शुरू नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जैसे आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे बोल देगा प्लीज़ इंटर वैलिड नेम। अब जैसे आप इसको 20 जो लिखें इसको अगर आप हटाते हैं तो अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं 16 साल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं DCA, फिर 12,000। ठीक,
इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ रखना चाहते हैं, इसको हम सेव किए और फिर इसको हम डिज़ाइन व्यू में गए। अब यहाँ एज जो है ना, एज को हम लिखना चाहते हैं कि ऐसी एज हो जो 18 साल या 18 साल से ऊपर हो और 60 साल या 60 साल से कम हो। ठीक है, 60 साल या 60 साल के बराबर हो, लेकिन उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम आते हैं एज वाले में, और एज में हमने यहाँ पे वैलिडेशन रूल देना है कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, ये हमने दिया। अब यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट हमको देना है कि अगर एज में कोई 18 साल से कम एज डालता है तो क्या मैसेज आना चाहिए, और यदि 60 साल से अधिक डालता है तो क्या मैसेज आना चाहिए। अब यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे वैलिडेशन टेक्स्ट में, प्लीज इंटर वैल्यू बिटवीन 18 एंड 60। 18 से 60 के बीच में ही आपको वैल्यू इंटर करना है। ठीक है, और यहाँ रिक्वायर्ड है, इसको ये नो है, इसको हम कर देते हैं यस, रिक्वायर्ड है, इसमें कोई भी डेटा भरना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से, और इसको हम कर देते हैं सेव। जैसे सेव करेंगे तो ये डेटा इंटीग्रिटी रूल्स है बीन चेंज बता रहा है, क्योंकि हमने पहले जो डेटा डाला था वो इस वैलिडेशन रूल के अगेंस्ट है। इसको हम करना यस यस। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पे करते हैं इंटर। अब देखिए यहाँ पे अभी तो ले लिया है, क्योंकि ये डेटा हमने तब इंटर किया था जब हम वैलिडेशन रूल डिफाइन नहीं किए थे। लेकिन अब अगर हम इसको यहाँ पे 15 करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे जैसे किए तो ये देखिए क्या एरर मैसेज दे रहा है, प्लीज़ इंटर वैल्यू बिटवीन 18 एंड 60। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं ले रहा है, इसको हम कर देते हैं ओके। अब अगर हम करते हैं इसको 17 तो 17 भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमने 18 और 60 के बीच में बोला है ना। तो यहाँ पे अब हम इसको अगर करते हैं 18 ले लेगा बड़े आराम से। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी नहीं ले। यहाँ पे देखिए ये जो राकेश नाम से है, इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं 19, ये हो गया है 20 और ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये पहले से ही हम लगा चुके हैं, यहाँ पे हम 18 कर देते हैं। अब यहाँ पे 5वां नाम हम इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रोहन, और एज में हम डाल देते हैं, अगर यहाँ पे हम 13 साल डालते हैं तो ये देखिए जैसे 13 डाले ना तो प्लीज़ इंटर वैल्यू बिटवीन 18 एंड 60 लिखा हुआ है। इससे क्या होता है दोस्तों, वैलिडेशन रूल से, कि आप गलत एंट्री नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे गलत एंट्री बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, आपको यहाँ पे ये एरर मैसेज तुरंत दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं मान लीजिए 25 साल, और यहाँ पे हम कर देते हैं BBA की फ़ीस है 15,000 रुपये। ठीक, इस तरह से तो इतना हो गया है। अब इसके बाद ये जो क्लास है, तो क्लास हमको चूँकि यहाँ पे हमको मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि एक लिस्ट बन जाए। यहाँ जैसे क्लिक किए तो ये लिस्ट डिस्प्ले हो जाए, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसमें से क्लास को हम सेलेक्ट कर लें। तो इसमें हम फिर से डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। दोस्तों देखिए टेबल के स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई भी बदलाव करना है तो आपको डिज़ाइन व्यू में ही जाना पड़ेगा, और अगर आप टेबल में डेटा एंट्री करना चाहते हैं तब आपको डेटा सीट व्यू में जाना पड़ेगा। तो यहाँ हमको डिज़ाइन व्यू में जाना है, और जो क्लास में हमने टेक्स्ट लिया है डेटा टाइप, तो यहाँ पे हम जाते हैं और इसको कर देते हैं लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे है आई वांट द लुकअप कॉलम टू लुकअप द वैल्यूज इन अ टेबल और क्वेरी, और यहाँ पे आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। इसे दूसरे ऑप्शन में हम टिक करेंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको वैल्यू टाइप कर देना है जो कोर्स हमारे यहाँ से संचालित है। जैसे हमने किया DCA, ठीक है, फिर किया PGDCA, BCA, BBA के बाद हो गया है BA, फिर है BSc,
फिर है बीकॉम, फिर है एमएससी, फिर है एमए। ठीक है, इस तरह से। और इतना कोर्स लिखने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे ये सेट हो गया है। अब इसको हम यहाँ से करते हैं सेव, इसको करते हैं क्लोज। ये देखिए अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। जितने सारे कोर्स आपको सेलेक्ट करने हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये इतना हो गया है दोस्तों। और इतना करने के बाद अब आप इसमें डेटा एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अब देखिए अगला नाम हम कोई टाइप कर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए डाल देते हैं अंकित। अंकित हमने लिखा। अब जैसे ही हम अगला नाम लिखे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ गया है। और एज में अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे डालते हैं 65 साल। 65 साल जैसे डाले तो जाहिर सी बात है कि ये गलत बता देगा, क्योंकि हमने 18 से 60 तक ही बोला है ना। अभी 65 कैसे लेगा? अगर हम इसको 61 करते हैं तो भी नहीं लेगा। ठीक है, तो फिर कितना लेगा? 18 से अधिक और 60 से कम। हम इसको मान लीजिए कि कर देते हैं 22 साल। ये देखिए 22 साल में ले लिया। क्लास के लिए जैसे किया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से बन के आ गई है। हम यहाँ पे कर देते हैं इसको मान लीजिए कि बीएससी, और बीएससी की फीस है 16,500। ये देखिए ऑटोमेटिक इधर से आ रहा है हमारा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए इस स्टूडेंट रिकॉर्ड में एक फील्ड आपको और ऐड करना है। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, फील्ड में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ये एक फील्ड है, स्टूडेंट नेम ये फील्ड है, एज, क्लास, फीस, ये सब क्या है? फील्ड हैं। मतलब टेबल में आप जो भी कॉलम देख पा रहे हैं उसको फील्ड कहते हैं। और रिकॉर्ड क्या होता है? ये रो, ये पहली रो एक रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड है। ये दूसरी रो है जो कि एक रिकॉर्ड है, तीसरी रो, चौथी रो। मतलब इस टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड हैं? 6 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, और इसमें फील्ड कितने हैं? तो इसमें टोटल फील्ड हैं 5 फील्ड हैं, आईडी, नेम, एज, क्लास और फीस। हम इसमें एक फील्ड और ऐड करना चाहते हैं जिसका नाम है डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, तो इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और फिर से डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे। फीस के बाद ही हमको इंटर करना है यहाँ पे डीओबी का, और डीओबी में यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा तो वो है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट एंड टाइम। ठीक है ना। अब डेट एंड टाइम के लिए हमारे पास जो वो इनपुट मास्क है, तो इनपुट मास्क का हम यूज करेंगे। कैसे? इनपुट मास्क में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप जो डैश लिखते हैं, डेट लिखने के बाद डैश लिखते हैं ना, या कि गैप लगाते हैं या ऑब्लिक लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एरिया में कि जैसे 24/12/2024 लिखा है, तो 24 फिर डैश फिर 12 फिर डैश फिर 2024। इस तरह से अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको इनपुट मास्क देना पड़ेगा। तो यहाँ डेट एंड टाइम डेटा टाइप आपको सेलेक्ट करना है, और नीचे की ओर जो आपको ये इनपुट मास्क दिख रहा है इसमें 3 डॉट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे करना है यस, और यहाँ पे देखिए शॉर्ट डेट दिखा रहा है, शॉर्ट डेट में आपको क्लिक करना है। फिर आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्लेस होल्डर कैरेक्टर दिखा रहा है। प्लेस होल्डर कैरेक्टर में आप ये सेट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब है कि उसके स्थान पे जब आपका ये खाली रहेगा तो ये अंडरस्कोर दिखेगा, फिर ये डैश दिखेगा, और फिर आपको उसमें इंटर कर देना है। इसको नेक्स्ट करना है, इसको कर देना है फिनिश, और इसको कर देना है सेव। ठीक, अब इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं और फिर इस टेबल में स्टूडेंट रिकॉर्ड में डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आसानी से, ये देखिए कि ये प्लेस होल्डर में अंडरस्कोर दिख रहा है, और अंडरस्कोर दिखने के बाद यहाँ पे डैश दिख रहा है, और फिर यहाँ अब यहाँ आप जो भी डेट इंटर करेंगे डीओबी, तो ये क्या होगा कि उसमें आपको डैश लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये इनपुट मास्क का कमाल होता है। तो चलिए यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं 3/12, अब ये देखिए 2000, ये देखिए ऑटोमेटिक डैश लगा हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेट इंटर कर रहे हैं। अब 15/02/1993, फिर 7/6/2002, फिर यहाँ पे हम और कोई डेट लिख देते हैं 10/2/2005।
11/5/2004। फिर यहाँ पे हम और डेट लिख देते हैं 18/10/2000। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे डैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इनपुट मास्क का यूज करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप अगला रिकॉर्ड इंटर करें, जैसे यहाँ पे हमको लिखना है मुस्कान और एज हम यहाँ पे लिख देते हैं 19 साल। कोर्स है, अब कोर्स के लिए आपको यहाँ टाइप नहीं करना है, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करिए PGDCA। PGDCA की फीस है जो 12,000 रुपये है। और यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं 7/8/2004। ठीक है, ये देखिए अब आप ऐसे इंटर करके और सेव कर सकते हैं इसका रिकॉर्ड। अब इसको यहाँ से सेव करिए, इसको यहाँ से क्लोज करिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं और डेटा एंट्री कर सकते हैं। आपका जो डेटा है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आपका जो रिकॉर्ड है इस तरह से प्रिंट होके दिखेगा। यहाँ पे आपके जो टेबल का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये ऊपर दिखेगा। यहाँ आज की डेट दिखेगी जिस डेट को आप प्रिंट कर रहे हैं, और नीचे आपका ये जो है तो डेटा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पेज नंबर 1 पे दिख रहा है। ठीक, बाकी आगे के वीडियो में हम और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज हमारा ये इतना बेसिक था। आप पहले इतना सीखिए, और सीखते समय अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत जाती है डेटा एंट्री करने में तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो होम टैब के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि कॉमन है MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में, इसीलिए हमने इसको नहीं बताया है। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो हम यहाँ से इसको बता सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करके यहाँ अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट हो गया है। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। और जो फॉन्ट स्टाइल है तो फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप ऐसे ही ये कॉलम सेलेक्ट करिए और जो आपको अच्छा लगे आप उस स्टाइल में यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, आपको जो स्टाइल अच्छी लगे आप उसी स्टाइल में इसको सेव कर सकते हैं। कलर वगैरह अगर आपको यहाँ से सेट करना है, जैसे यहाँ पे रेड हो गया, पूरा डेटाबेस का ही कलर रेड हो गया है। ठीक, यहाँ से आप ग्रिड लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं जो ग्रिड लाइन चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन नन कर दीजिए, तो ये ग्रिड लाइन आपकी हट जाएगी। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ग्रिड लाइन बोथ कर दीजिए तो आ जाएगी। यहाँ पे कलर वगैरह हम इसको ब्लैक कर देते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी ये सॉर्टिंग के लिए आगे चल के हम सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज तो हमारा चूँकि ये पहला भी MS एक्सेस ओपन करने का दूसरा वीडियो था कि एक्सेस को ओपन करने के बाद हमको करना क्या क्या होता है, तो उसके लिए हमने आपको बताया है। ठीक है, बाकी के वीडियो के लिए आप अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे हम न्यू वीडियो इसमें अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम और सीखते रहिए। और जहाँ भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।